हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करते हैं द हिंदू का एनालिसिस। आज का एजेंडा जो रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो पीएमएलए, एफसीआरए, आईटी एक्ट हम डिस्कस करेंगे, आईसीजे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये एडिटोरियल आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एमजी एनआरई जीएस के ऊपर भी एक एडिटोरियल आया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया। उसके अलावा न्यूज़ में म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, ओपन स्काई पॉलिसी न्यूज़ में रहा, लिथियम इन स्टार्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में द हिंदू के बिल्कुल लास्ट पेज में आया लिथियम इन स्टार्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट पेज है हमारा। फ्रंट पेज में हमारे पास दिया है न्यूज़ में 3 एनजीओ लिंक्ड टू कांग्रेस अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर। तो होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी। कांग्रेस से रिलेटेड 3 एनजीओ हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है एक, राजीव गांधी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। तो एलिगेशंस बहुत सारे हैं। एक तो गवर्नमेंट जब ये यूपीए पावर में थी तो उस समय अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने भी फंड्स ट्रांसफ़र करे थे। अलग अलग जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, कंपनीज हैं, तो उन्होंने भी इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र करे हैं। उसके अलावा इनकी ऑडिटिंग के ऊपर भी रोक लगाई थी कांग्रेस ने। तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किन चीज़ों को उठाना है इस आर्टिकल से। तो इस आर्टिकल से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उठाना है एफसीआरए। ठीक है, आप नोट्स बनाएंगे तो ये सब नोट डाउन ना करें कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब न्यूज़ में अब रेगुलर चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तो कांग्रेस भी आरोप लगाएगी बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाएगी। तो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल में काफ़ी होगा रेगुलर बेसिस पे। तो उस एंटरटेनमेंट को आप देखिए, एंजॉय करिए। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, एफसीआरए इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा 2 यूपी पुलिसमैन हेल्ड फॉर टिपिंग ऑफ दुबे ऑन रेड। तो 2 यूपी के पुलिस वाले हैं, उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने विकास दुबे को इंफॉर्मेशन दे दी थी, अरेस्ट की कि उन्हें अरेस्ट करने के लिए 8 पुलिस वाले आ रहे हैं कानपुर में। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ करने का, कि हम फंडिंग डब्ल्यूएचओ को नहीं देंगे। डब्ल्यूएचओ के ऊपर एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे कि डब्ल्यूएचओ ने उन्हें गुमराह करा है। डब्ल्यूएचओ चाइना के प्रेशर में काम कर रहा है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ कई बार ऐसा देखा गया। एक आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, एडिटोरियल आया था जो हमने डिस्कस भी करा था। कम से कम 3 इंस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें डब्ल्यूएचओ ने चाइना की तारीफ करी थी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जबकि चाइना ने कोरोना के केसेस जो हैं, एक्चुअल केसेस, काफ़ी इंफॉर्मेशन डब्ल्यूएचओ से छुपाई, और जो कि वर्ल्ड को टाइमली अगर इंफॉर्मेशन मिलती तो कोरोना के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाती। तो बहुत सारे एलिगेशन डब्ल्यूएचओ के ऊपर भी हैं कि चाइना के साथ मिलके काम कर रहा है। एक साइड ये भी है कि डब्ल्यूएचओ क्योंकि पावरफुल कंट्री है, चाइना भी, यूएस भी, तो डब्ल्यूएचओ चाइना से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या पता उनकी तारीफ कर रहा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल यूएस ने डिक्लेयर करा है कि हम डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर रहे हैं, हम उन्हें फंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की मेंबर कंट्रीज डब्ल्यूएचओ में फंडिंग करती है, डोनेशन एक तरीके से हम बोल सकते हैं, कंपलसरी डोनेशन होती है। डब्ल्यूएचओ फिर उसी फंड्स को यूज करता है ग्लोबल लेवल पे अपने हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये एक न्यूज में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए यूएस विड्रॉ कर रहा है डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, उसके अलावा ये इसी से रिलेटेड अगर हम आगे डिस्कस करें, होम मिनिस्ट्री जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कांग्रेस से रिलेटेड 3 एनजीओज का, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीएमएलए है क्या। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये तब लागू होता है जब कोई इंडिविजुअल ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर लेता है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस भी हो सकते हैं। जो ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी जो अथॉरिटी से छुपाया गया पैसा है और टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, या इलीगली अनअकाउंटेड मनी, वो ब्लैक मनी होता है। तो
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने ब्लैक मनी को दिखाते हैं कि ये वाइट में है। अब जैसे कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने जो अपना ब्लैक मनी है, मतलब जैसे अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे पैसा लेना है तो ब्लैक मनी है, तो उन्होंने पैसा किस तरीके से रिसीव करा, उन्होंने बोला कि ये जो ब्लैक मनी आप हमें ब्राइब दे रहे हैं, एक एलिगेशन है, ब्राइब दे रहे हैं कि ये आप हमारे एनजीओ को डोनेशन दे दीजिए। तो बेसिकली वो जो ब्लैक मनी था वो एनजीओ के डोनेशन में चला गया, तो फिर वो वाइट में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली वो था ब्लैक मनी, ठीक है, लेकिन वो एनजीओ के डोनेशन में वाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक एलिगेशन है। तो अलग अलग तरीके होते हैं ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के, ठीक है। तो अगर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं किसी ने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करा है, तो अंडर पीएमएलए उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट एक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट भी कर सकती है सरकार। तो ये सारी चीज़ें पीएमएलए में हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2002 का एक्ट है पीएमएलए। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब देखिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है, ये कानून वैसे तो 1976 का था, 1976 में ये एक्ट बना था, 2010 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, पूरा नया बनाया गया, काफ़ी चेंजेस करे गए बड़े लेवल पे। इसमें ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है, मतलब कोई भी फॉरेनर अगर या इंडिया के एनजीओज को, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, किसी को भी डोनेशन देता है तो उसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर क्या है, इट रेगुलेट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हों या पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके लिए जो फॉरेनर्स हैं ऐसा ना हो कि फ्री एयरप्लेन्स या होटल लॉजिंग वगैरह, मतलब यहाँ से कोई यूरोप गया तो एक प्राइवेट फॉरेनर ने क्या करा, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एयर टिकट्स वगैरह बिजनेस क्लास में और 5 स्टार होटल में उसे ठहरा रहा है। तो वो क्यों ठहरा रहा है, उसके पीछे उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसे कुछ रॉन्ग डूइंग करवानी होगी उस इंडिविजुअल से, इंडिया में कुछ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो फॉरेनर का कोई हिडन ऑब्जेक्टिव रहता है, एजेंडा रहता है, ठीक है। तो इसलिए एफसीआरए इंपॉर्टेंट है। तो एफसीआरए ऐसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है जो फॉरेनर्स यहाँ इंडियंस को डोनेट कर रहे हैं या दे रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग विदेश यात्रा। और एनजीओज, इंस्टीट्यूशन, जजेस, जर्नलिस्ट, पब्लिक सर्वेंट और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर मान लिया कि कांग्रेस या बीजेपी फॉरेनर से पैसा अगर रिसीव करेंगी डोनेशन, तो जब बीजेपी या कांग्रेस पावर में आएंगी तो उस फॉरेन कंपनी के लिए कुछ ना कुछ फेवर कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उन्हें पहले डोनेशन दी थी तो बदले में पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ ना कुछ करेगी। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर रोक लगाता है एफसीआरए। हालांकि 2014 में हाईकोर्ट ने जो है ईडी को बोला था कि बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट जो एलिगेशन है कि वेदांता कंपनी ने पैसा रिसीव करा है, वेदांता एक ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, उसने पैसा रिसीव करा है, उसने पैसा दिया है बीजेपी और कांग्रेस को, तो उसके ऊपर एलिगेशंस की जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद चुपचाप से बीजेपी जब पावर में थी उन्होंने कानून में, एफसीआरए के कानून में भी चेंजेस करें कि फॉरेन कंपनी का कोई इंडियन अगर सब्सिडियरी है तो वो यहाँ पर डोनेशन कर सकता है। तो कुछ चेंजेस कर लिया, अपने खुद को और कांग्रेस को दोनों को बचा लिया। तो ये भी एक न्यूज़ में था 2014 के बाद से, ठीक है। तो बेसिकली एफसीआरए है क्या, पर्पस इज टू चेक दैट फॉरेनर्स आर नॉट अफेक्टिंग इंडियाज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पब्लिक सर्वेंट, जजेस, जर्नलिस्ट, एनजीओ फॉर रॉन्ग पर्पसेस। तो ये एक पर्पस है एफसीआरए को रेगुलेट करने का, तो ये एक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें एक्शन कौन लेता है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो आप अखबार में कई बार पढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस होता है ईडी ही करता है, ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं। तो ईडी पता होना चाहिए, पीएमएलए पता होना चाहिए, एफसीआरए ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जो न्यूज़ थी कि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है
कि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कांग्रेस से रिलेटेड एनजीओ, तो उस न्यूज़ से रिलेटेड केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए। और होम मिनिस्ट्री ही एफसीआरए कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, होम मिनिस्ट्री क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो होम मिनिस्ट्री ही इन्वेस्टिगेशन करती है। और एफसीआरए वायलेशन, बहुत सारे एनजीओज के लाइसेंस भी कैंसिल करे थे होम मिनिस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में। एफसीआरए का वायलेशन करा था बहुत सारे एनजीओज, क्योंकि फॉरेन फंडिंग लेकर यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं कई बार उनको रोक रहे होते हैं, तो गलत प्रैक्टिसेस भी करते हैं कुछ एनजीओज। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओज के लाइसेंसेस भी कैंसिल करे थे, ठीक है, एफसीआरए वायलेशन को लेकर। तो ये सब न्यूज़ में रहा है जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा फ्रंट पेज में हमारे पास था एक तो चाइनीज ट्रूप्स मूव आउट ऑफ PP-15, ठीक है, तो ये तो हम रोज ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया से ज़्यादा वॉज कोज्ड, तो ये भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है द हेग नीदरलैंड्स में, द हेग नीदरलैंड्स। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग नीदरलैंड्स। ये यूनाइटेड नेशन का ही कोर्ट है। अगर दो कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही केस चलता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 15 जजेस रहते हैं इसमें, और सबकी नेशनैलिटी डिफरेंट, अलग अलग कंट्री रहती है, और 9 ईयर्स के लिए बनते हैं। 9 ईयर्स टेन्योर रहता है जज का। और इस समय एक इंडियन जज है, दलवीर भंडारी इंडियन जज। ये आपको पता होना चाहिए ICJ से रिलेटेड। और कुलभूषण जाधव का केस भी चला था, ICJ में वर्डिक्ट आया था, और कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में है। पाकिस्तान ने आरोप लगाए, कुलभूषण जाधव इंडियन है, आरोप लगाए थे कि जासूसी कर रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट भी करवाए, ये सब एलिगेशंस लगाए हैं कुलभूषण जाधव के ऊपर पाकिस्तान। तो मिलिट्री कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था, जिसके ऊपर ICJ ने रोक लगा दी थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था हमारा पहले, और अभी भी ये न्यूज़ में है। तो इंडिया एलिगेशंस लगा रहा है कि उसे परेशान कर रहे हैं वहाँ पर कुलभूषण जाधव, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मास्क पराठास, ये पराठास बनाए गए हैं मास्क की फॉर्म में, तो ये न्यूज़ में है, न्यूज़ में रहा था, थोड़ा सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है UPSC के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें वीडियो, स्टडी मटेरियल वगैरह अपलोड करते हैं। हमारा इक्वेशन IAS ऐप है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे कंप्लीट कोर्स रहता है, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स रहेगा। बैंक पे SSC का भी है, UPSC का भी है, SSC का भी है, और ओनली क्वांट का भी है। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और आप अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें। अपना नाम और किस स्टेट को बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एक तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट करते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना, GS में एक अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, और हमें ये भी आइडिया होता है कि GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो द हिंदू का एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे करता है वो एडवांटेज में होता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है द हिंदू न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़ में रहा आर्टिकल, एडिटोरियल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी रीरिटन। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो पहले आपको ये समझना है, इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे पहले अगर हम बात करें कि सिविलाइजेशन नहीं थी, पहले लोग जंगलों में जैसे रहते थे तो अपने हिसाब से रहते थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई, सिविलाइजेशन मतलब रूल्स बने कि किस तरीके से लोगों ने रहना है। काम डिवाइड हो गया कि इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, एक सिस्टम बन गया, और एक सोवरेन पावर बनी। मतलब कोई विलेज हेडमैन बना होगा या राजा बना होगा, तो विलेज हेडमैन ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे जो गाँव के लोगों ने माने होंगे। तो फिर ये जो पूरा सिस्टम होता है कि जो विलेज का हेड है वो कुछ कह रहा है, गांव के लोग मान रहे हैं, और पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, तो इसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। या अब जैसे राजा पहले हुआ करते थे, तो राजा कोई भी ऑर्डर देता था
अपनी प्रजा को या पब्लिक को, तो पब्लिक उसे पूरा एक्सेप्ट करती थी कि राजा ने बोला है मानना है, ठीक है, क्योंकि राजा को माना जाता है डिवाइन राइट है पावर रूल करने का, तो राजा ने जो भी बोला है वो मानना है, ऑर्डर माना जाता था, फॉलो किया जाता था, उसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आज की डेट में हम देखें डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, हम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को, और इलेक्ट करने के बाद वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जैसे पॉलिटिशियन हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए हैं, वो फिर हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे बिहाफ में डिसीजन ले रहे हैं, जैसे हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन, और ज़्यादातर सिटीजन क्या है प्रॉपरली लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, गवर्नमेंट की डायरेक्ट मास्क पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, सारी डायरेक्शंस को मानते हुए फॉलो कर रहे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, भीड़ कर दी रेलवे स्टेशन में या बस स्टेशन में, लॉकडाउन को फॉलो पैदल ही घर के लिए निकल गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, अब एक हायर मतलब हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर एक हेड है और सबको वो ऑर्डर को फॉलो करना है। अब हमें ये देखना है कि जो हेड है जैसे प्राइम मिनिस्टर या कोई भी चीफ मिनिस्टर, वो जो भी डिसाइड कर रहे हैं उनका डिसीजन का साइंटिफिक बेसिस क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने सभी ने पूरा लॉकडाउन जो है, कोई भी पॉलिटिकल हेड है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते जा रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस भी करा था पहले एडिटोरियल में, 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस तरीके से जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। जो फाइनेंशियली अच्छे हैं फैमिली में, या कोई भी फैमिली जो फाइनेंशियली अच्छी है, वो तो लॉकडाउन के सारे नियम ज़्यादातर पालन कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कैसे करें, उन्हें तो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सोल्यूशन क्या है, तो इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हमें बॉटम अप अप्रोच देखनी है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, हमें हर एरिया के लिए लोकल लेवल पे प्रॉब्लम समझनी है, सेंसिटाइज होना है, हर एरिया के लिए अलग अलग प्लान बनाने हैं। मतलब एक प्लान पूरे देश पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, हर एरिया की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग प्लान है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, जैसे देहरादून है या दिल्ली का कोई पर्टिकुलर एरिया है या राजस्थान का कोई गांव है, उस गांव की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान किया जाए लॉकडाउन में। ऐसा ना हो कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो सबके ऊपर थोप रहे हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, क्योंकि हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सरकारों ने कह दिया वो ही हमें फॉलो करना है, ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। तो इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट करना है, डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब बॉटम अप, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को समझ के वहीं उसका सोल्यूशन देना है। मतलब जैसे पंचायत हो गई, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, उनको पावर्स ज़्यादा देनी है, फाइनेंशियल पावर्स भी वो अपने आप से डिसाइड करें लोकल लेवल पे क्या सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। एक हेड, विलेज हेड, ये जैसे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ही केवल डिसाइड ना करें। तो ये सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ नोट्स भी बनाए हुए हैं इसके, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे इसके सारे पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं, द केस ऑफ एक्सटेंशन, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी एनआरईजीएस। अब देखिए एमजी नरेगा में आपको कंफ्यूज नहीं होना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये क्या है, एस का मतलब यहाँ पर स्कीम है, तो ये एक्ट है, उसी के अंडर जो स्कीम है, इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 100 डेज का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में एक फैमिली को कम से कम मिलता है। अब इस एडिटोरियल में ये ही डिस्कस किया हुआ है कि लगभग 8.4 लाख जो फैमिलीज हैं रूरल एरिया में, उनका एटलीस्ट 80 डेज, क्योंकि 100 दिन का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और उनका 80 डेज, एटलीस्ट 80 डेज कंप्लीट हो चुका है। 80 डेज कम, 20 दिन ही बाकी हैं, और उनमें से भी अगर हम देखें 1.4 लाख फैमिलीज का तो 100 दिन भी कंप्लीट हो गया। तो इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जैसे हमें पता है कि पावर हाउस इकोनॉमी का अर्बन एरिया रहता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, काम कर रहे होते हैं, वो सारे माइग्रेंट वर्कर गाँव की तरफ चले गए। अब गाँव में कुछ काम धाम तो है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वो तो सिटी में काम करते थे, और गांव में लोगों के पास काम नहीं है। तो अब
मनरेगा बहुत अच्छा वहाँ पर काम कर सकता है। और हमने ये देखा जैसे रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादातर लोगों के 100 दिन कंप्लीट हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो अब केस ऑफ एक्सटेंशन बनता है कि 100 दिन का 200 दिन किया जाए या 300 दिन किया जाए, 200 दिन या 300 दिन का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए ताकि लोगों को वहाँ पर काम मिल सके, रूरल एरिया की इकोनॉमी भी जनरेट हो सके। तो यही सब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, एडिटोरियल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। ये जो एडिटोरियल है बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आपको ये समझ में आएगा कि डेवलपमेंट मतलब जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनवायरनमेंट, उसमें एक रिलेशन समझ में आएगा। इस आर्टिकल में हमें ये मैसेज दिया गया है या बताया गया है कि कोई भी कंट्री है वो किसी भी कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है, ठीक है, डेवलपमेंट चाहती है, चाहे एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो जाए। अगर हम प्रायोरिटी देते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को तो एनवायरनमेंट डैमेज होता है, अगर हम प्रायोरिटी देते हैं एनवायरनमेंट को तो डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो इस आर्टिकल में इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है। और होता क्या है, डेवलपमेंट वर्क जो होते हैं खासकर किस तरीके से होते हैं, जैसे जंगलों को काटकर वहाँ पर हाईवेज बनाना या इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करना। अब जंगलों को काटेंगे तो जंगली जानवर किधर जाएंगे, उनके रहने के लिए हैबिटेट तो है ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, वो गांव की तरफ अटैक करने लगते हैं, गांव में घुस जाते हैं। और या जो जानवरों में जो बीमारियां थी, क्योंकि जंगल हम काटते जा रहे हैं तो जानवर जो है, जंगली जानवर शहर की तरफ आ रहे हैं, तो जानवरों की बीमारियां ह्यूमन तक भी पहुंच रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस एडिटोरियल में लिखी है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने कोविड-19 के बावजूद भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स इनको अप्रूव करा। जैसे ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश, डिबांग अरुणाचल प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि ये इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट डैमेज करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी। जैसे कोल माइन आसाम के देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो क्रिटिसाइज करा है बेसिकली कि गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। जंगलों में भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उससे इन्वायरमेंट डैमेज होगा, जीडीपी ग्रोथ जरूर होगा। तो डायमंड माइनिंग पन्ना में मध्य प्रदेश में ये अलाउ करा है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। कोल माइनिंग अडानी इंटरप्राइजेस, तो ये उड़ीसा में। उसके लाइमस्टोन माइनिंग गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो ये सब अप्रूव करे हैं मिनिस्ट्री ने। तो आर्टिकल में यही बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल है, इसके बारे में बात करिए। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल फंड्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड है। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई के म्यूचुअल फंड में हमने पैसा लगाया, ठीक है, और एसबीआई फिर क्या करता है, उस फंड को कहाँ यूज कर रहा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली हम डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे, हमारे बिहाफ में एसबीआई के फंड मैनेजर शेयर मार्केट में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं शेयर्स, ठीक है, या कॉल मनी मार्केट में लगा रहे हैं। अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं फंड के। तो वो म्यूचुअल फंड है, प्रोफेशनली मैनेज्ड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ये न्यूज में रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो है 95% गिर गया है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है 95% गिर गया है। ये एएमएफआई ने कहा है। एएमएफआई है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये एसोसिएशन है जो म्यूचुअल फंड्स को एक रेगुलेट करती है, उनका डेवलपमेंट में काम करती है। तो ये एक न्यूज में रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।